आज हम शुरू करेंगे कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2 8 18 1। अवभव के अनुसार यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये 3d6 गलती से लिख गया है, 3d10 4s1 आएगा, है ना। तो ये 3d6 इसमें जो है वो नहीं आएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा। तो 3d6 को यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा? 3d6 को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये बाई मिस्टेकन लिख गया है। तो कुल 29 इलेक्ट्रॉन है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 29 हो जाएंगे। ये अवभव के अनुसार है। यदि हम कुल इलेक्ट्रॉन जोड़ें तो देखिए पूरे कितने हो रहे हैं? 29 हो रहे हैं। इसके द्वारा केवल 2 ऑक्सीकरण संख्याएं दर्शाई जाती हैं, +1 और +2। +1 में क्यूप्रस कहलाता है और +2 में क्यूप्रिक कहलाता है। तो 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं। यदि परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 63.55 इसका क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है। यदि हम कॉपर के अयस्कों की बात करें तो कॉपर के 4 अयस्क हैं। क्यूप्राइड या रूबी कॉपर, जिसका सूत्र होता है Cu2O, कॉपर ग्लास Cu2S, कॉपर पायराइट CuFeS2। देखिए ये जितने भी अयस्क हैं, अयस्क किसे कहते हैं? तो प्रकृति में मिलने वाला पदार्थों का वह रूप जिससे उसका निष्कर्षण किया जा सकता है कम खर्चे में, अधिक मात्रा में, जिससे हम धातु को निकाल सकें, उसे हम उसका अयस्क कहते हैं। तो रूबी कॉपर, कॉपर ग्लास, कॉपर पायराइट, मैलेकाइट, ये चारों इसके मेन अयस्क हैं जिन पर प्रश्न भी आते हैं। तो मैलेकाइट को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, रूबी कॉपर को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। कॉपर पायराइट का सूत्र CuFeS2, मैलेकाइट CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस, ये मैलेकाइट है। और इन चारों को, रूबी कॉपर, कॉपर ग्लास, कॉपर पायराइट, मैलेकाइट, इन चारों के सूत्रों को भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और ये बात याद रखनी है कि ये कॉपर के अयस्क हैं। अयस्क मतलब जिसमें से हम कम खर्चे में धातु को अधिक मात्रा में निकाल सकें। रूबी कॉपर Cu2O, कॉपर का ऑक्साइड अयस्क रूबी कॉपर या क्यूप्राइट कहलाता है। कॉपर ग्लास तो सल्फाइड अयस्क जो है Cu2S। कॉपर पायराइट आयरन और कॉपर का मिश्रण है CuFeS2, कभी कभी इसे Cu2S Fe2S3 भी लिखा जाता है। मैलेकाइट CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस। ये चारों अयस्कों को आपको बहुत अच्छे से करना है, इन पर प्रश्न आते हैं तो इनको ध्यान से याद कीजिएगा कि ये क्या क्या है। एक बार फिर देख लीजिए, रूबी कॉपर, कॉपर ग्लास, कॉपर पायराइट, मैलेकाइट, इन चारों में से कॉपर पायराइट सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला अयस्क है। और हम देखेंगे कि उससे हम कॉपर को किस प्रकार निष्कर्षित करते हैं। तो इन्हें बहुत अच्छे से ध्यान से नोट कर लीजिए और साथ साथ में नोट करते चलिए कि चारों अयस्क कौन कौन से हैं। क्यूप्राइट Cu2O, कॉपर ग्लास Cu2S, कॉपर पायराइट CuFeS2, मैलेकाइट CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। एजूराइट तो 2CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस जब होता है तो इसे एजूराइट कहा जाता है। मैलेकाइट मैच द कॉलम में बहुत बार पूछा जाता है कि मैलेकाइट किस धातु का अयस्क है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कॉपर के अयस्क का निष्कर्षण देखते हैं। तो कॉपर मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में जो कॉपर मिलता है तो चट्टानों के रूप में जब कॉपर पाया जाता है, चट्टानों में जब कॉपर पाया जाता है तो उसे मुक्त अवस्था में बोला जाता है। इनसे जब हमें कॉपर को मुक्त करना होता है, शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना होता है, तो हम क्या करते हैं? इन चट्टानों के चारों ओर खाई बनाकर कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन भर देते हैं। अब देखिए, मुक्त अवस्था, संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था मतलब जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व से क्रिया किया हुआ है, तो जो जैसे कॉपर ने कॉपर ग्लास में Cu2S से क्रिया किया है, सल्फाइड से क्रिया कर लिया, तो उसकी संयुक्त अवस्था हो गई। मैलेकाइट में कॉपर कार्बोनेट कॉपर हाइड्रोक्साइड बना तो संयुक्त अवस्था हो गई, है ना। तो मुक्त अवस्था में कॉपर किसके रूप में पाया जाता है? चट्टानों के रूप में। इन चट्टानों के चारों ओर हम क्या करते हैं? खाई बना देते हैं और कॉपर सल्फेट का
विलयन भर देते हैं। विलयन में एक कॉपर की छड़ डुबो देते हैं और कॉपर की ये छड़ किसका काम करती है? कैथोड का। और कॉपर की जो चट्टान है वो क्या बन जाती है? एनोड बन जाती है। जो हमने खाई बनाई थी उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भर देते हैं जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। एनोड वाला कॉपर समय के साथ साथ घुलता जाता है और कैथोड पर एकत्रित होता जाता है। तो ये जो कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन है ये विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। विलयन में हमने क्या किया? शुष्क कॉपर की एक छड़ लगाई जो कैथोड का काम कर रही है और जो चट्टान जिसमें हमने खाई बनाई थी वो चट्टान किसका काम कर रही है? एनोड का काम। चट्टान से कॉपर घुलकर कहाँ जमा हो जाता है? कैथोड पर जमा हो जाता है। इस तरह जो हमें कैथोड की छड़ है वो समय के साथ साथ मोटी होती जाती है और हमें कॉपर प्राप्त हो जाता है। तो इसे ध्यान से देख लीजिए। मुक्त अवस्था में कॉपर चट्टानों के रूप में पाया जाता है। चट्टानों को काटकर खाई बना देते हैं। उस खाई में कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन भर देते हैं और खाई के बीचों बीच शुष्क कॉपर की छड़ डुबो दी जाती है जो किसका कार्य करती है? कैथोड का। जो चट्टान है कॉपर की वो एनोड का कार्य करती है और कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। एनोड से तांबा घुल घुल कर कैथोड पर एकत्रित होता जाता है। समय के साथ साथ चट्टान घुलती जाती है और कैथोड की जो हमने पतली सी कॉपर की छड़ लगाई थी वो मोटी होती जाती है। इस तरह हमें कॉपर प्राप्त हो जाता है। तो इसे एक बार ध्यान से सुन लीजिए। अब जो हमें संयुक्त अवस्था में कॉपर मिलता है तो उसमें सबसे पहला पद हमें करना पड़ता है सांद्रण का। सांद्रण में हम क्या करते हैं? तो जो भी अयस्क था जिसे जहाँ सा भी हमने निकाला उसे सबसे पहले बारीक चूर्ण में बदलते हैं। बारीक चूर्ण में बदलने के बाद हम उसका करते हैं झाग उत्प्लावन विधि द्वारा सांद्रण। झाग उत्प्लावन विधि द्वारा सांद्रण करने के लिए एक आयताकार टंकी लेते हैं। उसमें पानी के साथ चीड़ का तेल या तारपीन मिला देते हैं और जो अशुद्ध अयस्क है उसको डालते हैं और हवा का तेज धारा भेजते हैं, प्रबल धारा, जिससे शुद्ध अयस्क के कण भीगकर ऊपर आ जाते हैं और जो अशुद्धियां हैं वो तल पर बैठ जाती हैं। इस विधि को हम झाग उत्प्लावन विधि भी कहते हैं और इससे अयस्क से अशुद्धियां अलग हो जाती हैं। अशुद्धियों के अलग होने के कारण अयस्क की मात्रा उसमें बढ़ जाती है। इस प्रकार प्राप्त अयस्क को हम सांद्रित अयस्क कहते हैं। अब इस सांद्रित अयस्क का हम करते हैं भर्जन। भर्जन को जारण भी कहा जाता है। इसके लिए भर्जन की क्रिया के लिए हम सांद्रित अयस्क को एक उथले तल की भट्टी में लेते हैं। देखिए सांद्रण की ये जो विधि है ये बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहाँ हम कॉपर को कॉपर पाइराइट अयस्क CuFeS2 से प्राप्त करने जा रहे हैं। तो CuFeS2 से सल्फाइड होने के कारण इसका सांद्रण कौन सी विधि से करते हैं? झाग उत्प्लावन विधि से। झाग उत्प्लावन विधि का वर्णन मैंने आपको समझा दिया। अब ये देखिए हम भर्जन पर आते हैं। तो भर्जन में ये खुले तल वाली एक भट्टी है जिसे परावर्तनी भट्टी कहते हैं। परावर्तनी भट्टी में ईंधन आपको दिखाई दे रहा है। ईंधन रखा जाता है और अयस्क को उच्च ताप तक गर्म करते हैं और वायु की प्रबल धारा भेजते हैं। गर्म करने पर अयस्क में से अशुद्धियाँ गैस के रूप में बाहर हो जाती हैं और जो अयस्क होता है उसमें अशुद्धियों की मात्रा कम हो जाती है। तो ये भट्टी है परावर्तनी भट्टी। परावर्तनी भट्टी देख लीजिए, इसे ईंधन भट्टी कहते हैं। इसमें यहाँ पर हमने क्या रखा हुआ है? अयस्क रखा है। अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म करते हैं और जो उसमें वाष्पशील अशुद्धियाँ होती हैं, चाहे वह नमी की अशुद्धि हो वो भी उसमें से पृथक हो जाएगी। पूरा अयस्क आपका अच्छी तरह से सूख जाएगा। उसमें उपस्थित वाष्पशील अशुद्धियाँ जैसे आर्सेनिक की है, फास्फोरस की हैं, ये सभी वाष्पशील अशुद्धियाँ अपने ऑक्साइडों में परिवर्तित होकर वाष्प के रूप में बाहर निकल जाती हैं। इतनी गैसें निकलने के कारण अयस्क सरंध्र हो जाता है और जो भी आपका सांद्रित अयस्क था, चाहे वो सल्फाइड के रूप में था चाहे किसी अन्य रूप में था, वो अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ नीचे हमें जो अयस्क मिलेगा वो किस में परिवर्तित हो चुका होगा? ऑक्साइड में। तो चाहे
भर्जन किया जाए चाहे निस्तापन, भर्जन सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है और निस्तापन कार्बोनेट ऑक्साइड अयस्कों का। तो यहाँ हमने भर्जन किया। भर्जन क्रिया से हमें जो अयस्क प्राप्त हो जाएगा, सांद्रित अयस्क किसमें परिवर्तित हो चुका होगा, तो भर्जन क्रिया से सांद्रित अयस्क अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो चुका होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहले सांद्रण किया, सांद्रण कौन सी विधि से किया, झाग उत्प्लावन विधि से। फिर हमने उसका भर्जन किया। भर्जन खुले तल वाली परावर्तनी भट्टी में करते हैं। अयस्क को भट्टी में डाल दिया जाता है। भट्टी को उसके गलनांक से, जो भी अयस्क आपने डाला है उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म करते हैं। तो 4 चीज़ें होती हैं। पहला, नमी दूर हो जाती है। दूसरा, अयस्क सरंध्र हो जाता है। तीसरा, वाष्पशील अशुद्धियाँ पृथक हो जाती हैं। और चौथा, जो अयस्क है वो अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो चुका होता है। तो ये चारों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।